लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। आज मिडिल ईस्ट और इजराइल की लड़ाई की खबरें जब सुनाई जाती हैं तो लगता है कि यह लड़ाई कुछ 100 साल पुरानी होगी, लेकिन अगर आप इजराइल की जमीन को देखना शुरू करें तो पता चलता है कि यह जगह पिछले 3,500 साल से जंग का मैदान रही है। आज जिस जंग की कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं वो दुनिया की पहली रिकॉर्डेड वॉर है। जिस लड़ाई को आर्मेगेडोन या कयामत की लड़ाई के नाम से जाना जाता है वो असल में हार्मेगेडो है, जो आज की तारीख में इजराइल के नॉर्थ में पड़ता है। आज से 3,500 साल पहले जब दुनिया के पास ना तो आज की टेक्नोलॉजी थी ना आज की तरह आर्मी थी, तब इतिहास की पहली ऐसी जंग लड़ी गई जिसे हम फैक्ट्स और डिटेल्स के साथ जानते हैं। यह कहानी है फराओ थुटमोस III की, जिसने आज के इजराइल की जमीन पर कदम रखकर इतिहास का रुख मोड़ दिया। तो ये पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। बात है साल 1457 ईसा पूर्व की। इजिप्ट की सत्ता में एक बड़ा फैमिली ड्रामा चल रहा था। यहाँ की रानी हेटशेपस्ट की मौत हो चुकी थी। हेटशेपस्ट असल में थुटमोस III की सौतेली माँ और बुआ थी। इन्होंने करीब 20 साल तक इजिप्ट पर रूल किया था। हेटशेपस्ट एक बहुत ही बिजनेस माइंडेड शासक थी। उन्होंने इजिप्ट को ट्रेड में तो बहुत अमीर बना दिया, लेकिन उनका ध्यान आर्मी और कब्जों पर थोड़ा कम था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि लेवांत घाटी का वो इलाका जहां आज इजराइल, सीरिया और पैलेस्टाइन बसे हुए हैं, वहां के लोकल राजाओं को लगा कि इजिप्ट अब कमजोर पड़ गया है। यहां आपको ये समझने की जरूरत है कि उस जमाने में, यानी आज से 3,500 साल पहले, इजिप्ट आज के अमेरिका जैसा एक ग्लोबल सुपर पावर होता था। उसका दबदबा सिर्फ नाइल रिवर तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि आज का इजराइल, पैलेस्टाइन और सीरिया भी इजिप्ट के सामंत राज्यों की तरह थे। यहाँ के छोटे छोटे लोकल राजा इजिप्ट के फराओ को प्रोटेक्शन मनी या टैक्स देते थे और बदले में इजिप्ट की गुलामी तो नहीं मिलती थी, लेकिन उसकी बादशाहत को सिर झुकाकर एक्सेप्ट करना पड़ता था। अब जैसे ही थुटमोस III ने अकेले सत्ता संभाली, उनको खबर मिली कि नॉर्थ से एक बड़ा गुट उनकी सीमाओं की ओर बढ़ रहा है। ये कोई छोटी मोटी बगावत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जियोपॉलिटिकल साजिश थी जो इजिप्ट के अस्तित्व को भी मिटा सकती थी। इस विद्रोह का चेहरा था किंग ऑफ कादेश, जो आज के सीरियाई इलाके का एक ताकतवर राजा था। उसने मेगिडो के राजकुमार और करीब 330 कनानी सिटी राज्यों को एक साथ जोड़ लिया। इतिहासकार डोनाल्ड बी रेडफोर्ड बताते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे असली ताकत मितानी एम्पायर की थी। मितानी उस टाइम पर मेसोपोटामिया की उभरती हुई पावर थी जो इजिप्ट को नीचा दिखाना चाहती थी। यह ठीक वैसा ही था जैसे आज के दौर में प्रॉक्सी वॉर लड़ी जाती है। बड़े देश छोटे गुटों को हथियार और पैसा देकर अपने दुश्मन के खिलाफ उन्हें खड़ा करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ईरान के प्रॉक्सी हैं हमास और हिजबुल्ला। खैर, इस लड़ाई में थुटमोस III के पास दो ऑप्शन थे। या तो वो इजिप्ट के बॉर्डर में ही खुद को सिक्योर कर ले, या फिर वो दुश्मन के घर में घुसकर उस पर अटैक करे और अपनी पावर दिखाए। अब ये तो क्लियर है कि दूसरा स्टेप काफी मुश्किल था, लेकिन थुटमोस ने सेकेंड ऑप्शन ही चुना। इन्होंने अपनी जमीन को जारू के किले पर इकट्ठा होने को कहा। मॉडर्न मिलिट्री हिस्टोरियंस के मुताबिक थुटमोस की सेना में लगभग 10,000 से 20,000 सैनिक थे, जिनमें पैदल सेना और 1,000 से ज्यादा रथ या चैरियट शामिल थे। अब ये सुनने में आपको अजीब लग सकता है, लेकिन जैसे आज टैंक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे ही इस दौर में रथ आज के टैंक हुआ करते थे और इजिप्ट के पास उस टाइम पर सबसे बेहतरीन रथ टेक्नोलॉजी थी। लेकिन सिर्फ तकनीक से जंग नहीं जीती जाती दोस्तों, जंग जीतने के लिए आपको स्ट्रेटेजी भी अच्छी चाहिए होती है, और किंग थुटमोस ने ऐसी ही एक स्ट्रेटेजी बनाई थी। थुटमोस ने जो रास्ता चुना जंग लड़ने का, वो बहुत अलग था। इस जंग की खासियत वो रास्ता था जिसे थुटमोस ने चूज किया। जब इजिप्ट की सेना किले से निकलकर यहम पहुंची तो उनके सामने मेगिडो तक पहुंचने के 3 रास्ते थे। इसमें से 2 रास्ते अच्छे खासे चौड़े और सेफ रास्ते थे, यहां से इनकी बड़ी सेना आराम से जा सकती थी। वही तीसरा रास्ता था अरुणा पास। ये दर्रा इतना सकरा था कि वहां से सिर्फ एक एक करके ही घोड़े और रथ निकल सकते थे। थुटमोस के जनरल ने एडवाइस दी कि चौड़े रास्ते से जाया जाए, लेकिन दोस्तों जो काम आसानी से हो जाता है वो हिस्ट्री नहीं बनाते। थुटमोस ने तीसरे रास्ते को चुना। उनके जनरलों ने समझाया कि अगर अरुणा पास से गए तो दुश्मन हमें बड़ी आसानी से काट देगा, हम हार जाएंगे। उन्होंने गिड़गिड़ाकर कहा कि हमें सेफ रास्तों से जाना चाहिए। लेकिन थुटमोस ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जो आज भी मिलिट्री एकेडमीज में पढ़ाया जाता है।
थुटमोस ने कहा कि दुश्मन सोचेगा कि मैं सीधा और सकरा रास्ता कभी नहीं लूंगा क्योंकि वो बहुत खतरनाक है, इसीलिए वो उन सेफ रास्तों पर मेरा वेट करेगा। उसने अपने जनरलों से कहा कि मैं उस रास्ते से जाऊंगा जहां से आने की हिम्मत कोई बेवकूफ़ ही कर सकता है। अब आप भी समझ सकते हो कि ये बहुत बड़ा गैम्बल था। अगर वहां दुश्मन के 100 सैनिक भी तैनात होते तो थुटमोस की पूरी सेना खत्म हो जाती, लेकिन थुटमोस ने खुद सेना को लीड किया। वो सबसे आगे था, हाथ में ढाल और तलवार दिए। उस सकरी घाटी में धूल और गर्मी के बीच इजिप्ट के हजारों सैनिक एक लंबी कतार में रेंगते रहे, लेकिन जैसा थुटमोस ने सोचा था वैसा ही हुआ भी। जैसे ही इजिप्ट की सेना अरुणा दर्रे से बाहर निकली और मेगिडो के मैदान में सामने आई, वहां का नजारा देखकर कनानी ऑर्गेनाइजेशन या कनानी गठबंधन के पैरों तले जमीन खिसक गई। किंग ऑफ कादेश ने अपनी मेन सेना को तानाक और योकनम के रास्तों पर तैनात कर रखा था, जो कि चौड़े और सेफ रास्ते थे। यह सोचकर कि थुटमोस वहीं से आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मेगिडो का मैदान, जो आज भी इजराइल का एक स्ट्रेटेजिक हिस्सा है, वहां अचानक हजारों इजिप्शियन रथों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। ये सरप्राइज इतना बड़ा था कि कनानी आर्मी पूरी तरह से डगमगा गई। लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ एक सरप्राइज मूव से इतनी बड़ी जंग जीती जा सकती थी? हिस्टोरियन एरिक एच क्लाइन अपनी किताब द बैटल्स ऑफ आर्मेगेडोन में बताते हैं कि यह युद्ध केवल हथियारों का नहीं बल्कि साइकोलॉजी का भी था। 16 अप्रैल 1457 ईसा पूर्व की सुबह जब सूरज की पहली किरणें थुटमोस के सोने से मढ़े रथ पर पड़ी तो कनानी सैनिकों को लगा कि साक्षात युद्ध का देवता उनकी ओर बढ़ रहा है। थुटमोस ने अपनी सेना को क्रेसेंट फॉर्मेशन यानी आधे चांद के शेप में बनाया था। उसने खुद सेंटर की कमान संभाली और अपने दोनों विंग्स को दुश्मन के किनारों पर हमला करने का आदेश दिया। इजिप्ट के पास उस टाइम पर एक और क्रांतिकारी हथियार था, कॉम्पोजिट बो। यह एक धनुष था जो लकड़ी, सींग और पशुओं के टेंडन को जोड़कर बनाया जाता था। यह इतना खतरनाक हथियार था कि यह दुश्मन के कवच को भी भेद सकता था। जब इजिप्ट के धनुर्धरों ने तीरों की बौछार शुरू की तो कनानी आर्मी में भगदड़ मच गई। वो मैदान छोड़कर मेगिडो की ऊंची दीवारों की तरफ भागने लगे। लेकिन यहाँ कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो हमें आज के जंगों की याद दिलाता है। ये चीज़ है डिसिप्लिन की कमी और लालच। इजिप्ट की सेना जब लगभग जीत चुकी थी, अगर वो उसी टाइम पर भागते हुए दुश्मन का पीछा करते तो मेगिडो उसी दिन उनके कब्जे में होता, यानी ये जंग सिर्फ एक ही दिन की रह जाती। लेकिन जैसे ही इजिप्ट के सैनिक दुश्मन के छोड़े हुए कैंप में पहुंचे, उनकी नज़र सोने के रथों, कीमती कपड़ों और अनाज के ढेरों पर पड़ी। ये सब देखकर ये सैनिक लूटपाट में लग गए। इसी बीच किंग ऑफ कादेश और मेगिडो के राजकुमार को किले की दीवारों से रस्सियों के सहारे ऊपर खींच लिया गया। जनेनी, जो थुटमोस का निजी लेखक था, उसने कर्नक की दीवारों पर बड़े अफसोस के साथ लिखा है कि अगर फराओ की सेना लालच ना करती तो ये युद्ध उसी शाम को खत्म हो जाता। इस एक गलती की वजह से जो जंग कुछ घंटों में खत्म हो सकती थी, वो 7 महीने लंबी घेराबंदी में बदल गई। थुटमोस ने मेगिडो के चारों तरफ एक बहुत बड़ी खाई और लकड़ी की दीवार खड़ी कर दी। उसने ऑर्डर दिया कि इस शहर के अंदर एक चूहा भी ना जा पाए। अब किले की लड़ाई में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि आपकी सप्लाई कट जाती है और दुश्मन जो है वो आपके आसपास पूरा कब्जा करके बैठा होता है। यही यहाँ पर भी हुआ। मेगिडो के अंदर रसद खत्म होने लगी। इजराइल की उस भयानक गर्मी में किले के अंदर बंद लोग भूख और प्यास से मरने लगे। 7 महीने की घेराबंदी के बाद जब सर्दी शुरू हुई तो मेगिडो के राजकुमारों ने सफ़ेद झंडा दिखा दिया और सरेंडर कर दिया। थुटमोस ने किला जीत लिया था, लेकिन उन्होंने जो स्टेप इसके बाद उठाया उसने उन्हें इजिप्ट के महान राजाओं में शामिल कर दिया। थुटमोस ने मेगिडो के लोगों का कत्लेआम नहीं किया। उसने उन राजाओं को माफ़ कर दिया, लेकिन एक ही शर्त रखी। उसने उनके बड़े बेटों को इजिप्ट ले जाकर वहाँ के कल्चर और लॉयल्टी की शिक्षा देने का फैसला किया। यह आज के टाइम्स के हिसाब से आप सॉफ्ट पावर की तरह समझ सकते हो। थुटमोस को पता था कि अगर वो इन राजकुमारों को अपना बना लेगा तो फ्यूचर में ये कभी भी इजिप्ट के खिलाफ रिबेलियन नहीं करेंगे। कर्नक के एनाल्स के मुताबिक थुटमोस अपने साथ 900 से ज़्यादा रथ, 2000 से ज़्यादा घोड़े और हज़ारों की तादाद में जानवर लेकर गया। इस जीत ने इजिप्ट को एक रीजनल पावर से बदलकर दुनिया का पहला असली साम्राज्य बना दिया। इसके बाद थुटमोस ने अगले 20 सालों तक लगभग हर साल इजराइल और सीरिया के इलाकों में अभियान चलाए। उसने इजिप्ट की सीमा को यूफ्रेटस नदी तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो इसे ब्लैक एंड वाइट नहीं रहने देता। क्या थुटमोस वाकई एक लिबरल राजा था, या वो ऐसा पॉलिटिशियन था जो जानता था कि जिंदा गुलाम मरे हुए दुश्मन से ज़्यादा काम आते हैं?
किंग ऑफ कादेश, जो इस पूरी बगावत का मास्टरमाइंड था, वो घेराबंदी के दौरान वहां से भागने में कामयाब रहा। आने वाले कई सालों तक वो इजिप्ट के लिए सिरदर्द बना रहा। हिस्टोरियंस के बीच आज भी इस बात को लेकर बहस है कि क्या कर्नक एनल्स में दिया गया नंबर पूरी तरह से सही है। इजराइल की मिट्टी से मिलने वाले आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बताते हैं कि उस दौर में युद्ध के दावों को अक्सर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता था। एग्जाम्पल के तौर पर प्राइमरी सोर्स केवल 83 कटे हुए हाथों का जिक्र करते हैं, जो मरे हुए दुश्मनों की गिनती का तरीका था। इतनी बड़ी लड़ाई के हिसाब से ये नंबर काफी कम लगता है। दोस्तों, मेगिडो का युद्ध बताता है कि इजराइल की यह जमीन सदियों से साम्राज्यों के टकराने की जगह रही है, चाहे वो 3500 साल पहले के थुटमोस हों या बाद के असीरियन, बेबीलोनियन, रोमन, क्रूसेडर्स और आज की मॉडर्न आर्मीज। मेगिडो की ज्योग्राफी कभी नहीं बदली। वो टीला आज भी वहीं खड़ा है और हमें याद दिलाता है कि जंग केवल हथियारों से नहीं बल्कि उन स्ट्रेटेजिक फैसलों से जीती जाती हैं जो अरुणा जैसे खतरनाक दर्रों के लिए ली जाती है। थुटमोस ने जो रास्ता चुना वो हमें आज के सर्जिकल स्ट्राइक और डीप पेनिट्रेशन ऑपरेशंस की याद दिलाता है। इतिहास की ये पहली बड़ी लड़ाई केवल इजिप्ट की जीत नहीं थी, बल्कि ये दुनिया को युद्ध और कूटनीति का पहला मुकम्मल सबक भी था। थुटमोस III ने साबित किया कि एक महान सेनापति वही है जो न केवल जीतना जानता हो बल्कि ये भी जानता हो कि कब रुकना है और कब माफ करना है। जैसे हमारे देश में आप अशोक के एग्जाम्पल को देख सकते हैं। सवाल यह है कि क्या हम आज के दौर में उस प्राचीन बुद्धिमानी को अपना सकते हैं या फिर मेगिडो की वो कयामत वाली भविष्यवाणी ही हमारा भविष्य है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाली सदियां ही दे पाएंगी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक हिस्टोरियन है जिन्होंने कहा था कि हम इतिहास से ये सीखते हैं कि हम इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखते। क्या इजराइल की जंगों को देखकर उनकी ये बात सही साबित नहीं होती? अपनी राय हमें कमेंट बताना मत भूलिएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।